Hello students, welcome you again in chemistry class, and in this video we will continue the previous chapter which we were studying in the last video. Actually in last video we discussed about Dobereiner classification, Dobereiner triad, and Mendeleev periodic table and law of octave. We studied all that things in previous video. Now in this video we will discuss about the modern periodic table, and we had started in previous video about the modern periodic table, but in this video we will go further and we will discuss the further detail about the modern periodic table. So let us see. चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की थी. इसमें हमने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें आपके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं. तो हियर यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली स्क्रीन थोड़ा छोटा है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफ़ी बड़ी है. और जैसा हमने कहा कि इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है तो छोटे से स्क्रीन में कैसे आएगी, तो कोई बात नहीं, हम इसे स्प्लिट करके पढ़ लेंगे. चलिए देखते हैं. तो आप देखिए जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास में टोटल 7 पीरियड्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है ना, कितने पीरियड्स दिख रहे हैं हमें इसमें? 7 पीरियड्स दिख रहे हैं. तो ये जो 7 पीरियड्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो देखिए मैं मार्क कर देता हूँ. फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7. ओके, तो ये जो टेबल है बेटा, इसको थोड़ा सा हमने हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल वे में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान रखना इसमें. तो ये जो आपके पास में इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से वर्टिकली आपको यहाँ दिख रही है. ये जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास 7 पीरियड्स हैं. अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो हैं वो आपको 18 मिलेंगे. जैसे फर्स्ट ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है टोटल आपके पास. ठीक है, तो अब सिंपल सा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपके पास 7 तो हैं पीरियड्स और 18 है ग्रुप्स. ओके, और थोड़ा आगे चलें तो देखिए यहाँ पर इनको पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है. तो हम ये भी जानेंगे कि इनके पर्टिकुलर नेम्स क्या हैं. पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप देखिए आपको जो दिख रहा है इसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल. ठीक है, क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल्स. ठीक है, इनका नाम है एल्कली मेटल्स. तो ये ध्यान रखना, इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है. ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल. इनकी एक खास बात होती है बेटा इन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, कि इनके वैलेंस शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो दैट्स वाई इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी होगी? इनकी वैलेंसी 1 होगी. ठीक है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम सबकी वैलेंसी 1 है. तो अगर ये हाइड्रोजन से हेलोजन से जब जुड़ेंगे तो नेचुरल है कि एक हेलोजन से एक हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे. अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो 2 ऑक्सीजन से इनके 2 एलिमेंट एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इनकी वैलेंसी 1 है. फिर हम आते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ. सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको रफ कर दें हम. ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से इरेजर लेकर के. तो ये हमने इसको रफ कर दिया है. तो सेकंड ग्रुप के जो बेटा एलिमेंट है हमारे पास में, इनका पर्टिकुलर नेम है, इन्हें कहा जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल. ठीक है, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है. अब एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बेटा, इसमें क्या क्या आ गए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. सेकंड ग्रुप लिखा हुआ आपके सामने. ग्रुप्स कौन से हैं पता है ना आपको? इसमें ये जो है ये सेकंड ग्रुप ये है, ये फर्स्ट ग्रुप था अभी हम जो देख रहे थे. तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए, इन्हें एल्कलाइन मेटल कह रहे हैं. इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, दैट्स वाई देयर वैलेंसी इज 2. इनकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है. ठीक है, तो ये 2 ग्रुप्स आपको क्लियर हो गए. अब देखो इनमें एक और ख़ास बात है,
इन एलिमेंट्स को, जैसे फर्स्ट ग्रुप को हमने एल्कलाई मेटल कहा और सेकंड ग्रुप को हमने एल्कलाई अर्थ मेटल कहा, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर जैसे हम एक को एल्कलाइन कह रहे हैं, एक को एल्कलाइन अर्थ कह रहे हैं, तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, ऐसा क्यों कहा, बता सकते हैं इनको इस तरह का क्यों कहा गया है? देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है। जो एल्कलाई मेटल होते हैं इन्हें एल्कलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका नेचर बेसिक होता है। बेसिक मतलब एल्कलाइन ही है। अगर आप इन मेटल्स को या इनके ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और दूसरे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ध्यान रखना, ये एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनका नेचर भी बेसिक होता है। इनके ऑक्साइड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा इनका एक पर्टिकुलर नेम और है। ये जो दो एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो तरह के जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें यानी एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, जो आप आगे जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। एक नाम और है इनका, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, दे आर आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपको क्लियर है। इसके अलावा बेटा देखिए इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। एल्कलाइन मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल जो है हमारे पास में, इनको लर्न करने की, पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक्स होती है, बट दे आर बियॉन्ड आर सिलेबस। वो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग सिलेबस में कवर नहीं करते। ये ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स अलग चीज़ हो गई है ना। हम ये एकेडमिक की बात करें तो उसमें हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर ये बता देता हूँ कि आप खुद अपनी ट्रिक बना सकते हैं आप चाहें तो। यानी हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल आप यूज़ में ले सकते हैं। उस सिंबल को आप एक स्टोरी की तरह या एक सेंटेंस की तरह लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो अच्छी तरह से लर्न हो जाए, ठीक है। आगे चलें। तो ये हो गया हमारे पास में एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कलाइन मेटल। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं मैं इनको थोड़ा और शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए थर्ड से लेकर के, ठीक है, थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप तक जो एलिमेंट है, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए बेटा? थर्ड से 12 तक टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हो गए हैं आपके पास में ये 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट हो गए ये टोटल 10 हो गए, 10 ग्रुप्स हो गए। और ये जो 10 ग्रुप्स हैं हमारे पास में, इन सभी एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर नाम है ना। इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन, ध्यान रखना, इनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, तो ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स है बेटा, इनको ना एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक जो होता है, मतलब एक्चुअली इनका लास्ट एलिमेंट जो होता है एफ सब शेल के ऑर्बिटल में एंटर करता है। बाकी इसको अभी ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमें एफ ब्लॉक में, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखें कि आपके पास थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है बेटा, ये ध्यान रखना, ये आपके एल्कलाइन मेटल और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। अब इसके बाद अगर हम देखें इसको और आगे चलते हैं हम, और आगे चलने पर आपके पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं 13 से लेकर के और 18 तक के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर हैं और आपको आने भी चाहिए। तो देखिए जो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके नाम ध्यान से सुनना। 13th ग्रुप का जो एलिमेंट है इसे कहा जाता है बोरोन फैमिली, ठीक है। जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, और ट्राइम इसको बोलेंगे अपन। तो ये सारे एलिमेंट 13th ग्रुप के एलिमेंट है, इन्हें आप बोरोन फैमिली कहते हैं। बोरोन फैमिली कौन सी है? 13th ग्रुप के जो एलिमेंट्स वाली फैमिली है वो बोरोन फैमिली है, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये बोरोन फैमिली है पूरी, ओके। फिर अच्छा, बोरोन फैमिली के अंदर ध्यान रखिए बेटा, वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
तो इसलिए मोस्टली ये कितनी वैलेंसी शो करते हैं, 3 वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, गैलियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। फिर आगे चले हम आते हैं 14th ग्रुप में। 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बन फैमिली। इसको क्या कहा जाता है, कार्बन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि इनके पास वैलेंस शेल इनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कार्बन है, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई दे शो 4 वैलेंसी, ठीक है। और आगे चलें तो आप देखिए इसके बाद आता है 15th ग्रुप। 15th ग्रुप का पहला एलिमेंट आपके पास में नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास में, या एक सेकेंड, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन वाली फैमिली को हम कहते हैं निकोजन, ठीक है। निकोजन ध्यान रखिए बेटा, पी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। निकोजन्स, ठीक है, निकोजन्स कहा जाता है इनको। तो निकोजन्स होते हैं सफोकेटिंग, मतलब जिनसे दम घुटता है उसे हम निकोजन कहते हैं। तो ये जो गैसेज होती हैं इसके अंदर खासकर नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन, तो वो सफोकेटिंग गैस होती है, इसलिए इनको निकोजन्स कहा जाता है, ठीक है। इनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी 5 नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ध्यान रखना बेटा 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, लेकिन अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं, जैसे 5 आ गए, तो उसकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए आपको उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आप इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 को, तो आपके पास 3 आता है। दैट मीन्स 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन सब की जो वैलेंसी है ना, आपको कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और अन पेंटियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर टोटल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इनकी 3 है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 16th ग्रुप की, ठीक है। तो 16th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर पहला हमारा जो एलिमेंट है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारे पास में बेटा ध्यान रखना, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है। चाल्कोजन इसलिए कहते हैं, चाल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मेशन, ठीक है, ओर फॉर्मेशन यानी ओर फॉर्मेशन करने वाले। तो मोस्टली जो ओर्स होते हैं, ओर्स पता है ना, जो मेटल जो है जब कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं उन्हें हम ओर कहते हैं, जिनसे मेटल का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मोस्टली ऑक्सीजन जो है वो ओर की फॉर्मेशन करता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इस तरह के ओर बनाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चाल्कोजन कहते हैं। इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वैलेंसी 6 नहीं हो सकती, जैसा मैंने कहा था अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसे 8 में से सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो अगर आप 6 को 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट 2, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज़ 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। जैसे ऑक्सीजन 2 वैलेंसी शो करता है, सल्फर मतलब जो इनकी जनरल वैलेंसी होती है वो मोस्टली 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास में 16th ग्रुप के आते हैं और इन्हें चाल्कोजेंस कहा जाता है। और आगे चला जाए, अब आ जाते हैं हम 17th ग्रुप के अंदर। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका एक पर्टिकुलर अलग से नाम होता है और इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है। अब हैलोजन क्यों कहते हैं, देखो हैलो मीन्स होता है सॉल्ट और जेंस मीन्स होता है फॉर्मिंग। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। तो ये हैलोजन है, ठीक है। इनके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अब क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसलिए इनकी वैलेंसी 7 नहीं होती है, मोस्टली इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। हीलियम की बात करें, सॉरी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अच्छा, इससे पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट के नाम बता दें, वैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। मोस्टली यही काम में आते हैं हमारे पास। नीचे वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अनसेप्टियम नीचे वाले का नाम है,
तो ये जो हेलोजन है, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप के एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। और इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। अब जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नेचुरल है कि 8 - 8 0 हो गया, दैट मीन्स वो वैलेंसी जीरो शो करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने या लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती है, दैट्स वाई दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर जिक्र किया जिनका, है ना, ऑल द एलिमेंट्स विच वी मैंशनड हियर फ्रॉम 13th to 18th ग्रुप, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, इनको ध्यान रखना, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रखना कौन सा ब्लॉक है, ये नीचे लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ थोड़ा वो है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, इनका एक नाम हो रहा है, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अंदर एक और गौर करने वाली चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को पिंक कलर से शो किया गया है, कुछ को येलो से, कुछ को ग्रीन से। तो ये जो यहाँ पर शो किया गया है, इसको समझें आप अच्छी तरह से। एक्चुअली जो पिंक लाइन, आप पिंक एलिमेंट्स की जो आपको यहाँ लाइन दिख रही है, एक्चुअली ये जो है ये मेटलॉइड्स है। इससे पहले वाले जो ग्रीन एलिमेंट्स हैं जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम है ना, टिन है, एंटीमनी है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर पिंक वाले जो हैं वो मेटलॉइड्स आ गए, और पिंक के जो आपके राइट साइड में मिल रहे हैं, ऑल दोज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, वो सभी के सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत पता होना चाहिए आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली अगर हम बात करें 18th ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो बेटा 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। 17th ग्रुप की बात करें तो 17th ग्रुप में आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैस फॉर्म में मिलेंगे। ब्रोमीन लिक्विड होगा, आयोडीन सॉलिड होगा, ठीक है। 18th ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन जो है वो गैस होगी, बाकी सब सॉलिड हैं। 15th ग्रुप की बात करें, नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड हैं। 14th ग्रुप में सभी सॉलिड हैं, 13th ग्रुप में सभी सॉलिड हैं, है ना। तो फिजिकल स्टेट भी हमें पता चल जाती है इसकी, ओके। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट भी है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन थे आपको ध्यान होगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को भी हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जिन्हें हमने एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा था, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं हम, देखिए आप मुझे बताना, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप गौर करें, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है इनको, ठीक है। आप यहाँ पर गौर करें, ये जो एलिमेंट है 57 नंबर पर लेंथेनम, और इसके बाद हैफनियम जो है वो 72 पर है। अब 52 से 72, 57 से 72 कितने एलिमेंट मिसिंग है इसमें? देखिए ध्यान से, 14 एलिमेंट्स आर मिसिंग, 14 एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है। सिमिलरली एक्टीनियम 89, रेदरफोर्डियम, इसको देखो, रेदरफोर्डियम में वापस एक 104, तो बीच में कितने एलिमेंट मिसिंग है? 14 एलिमेंट मिसिंग है। अब ये 14 एलिमेंट कहाँ गए, है ना, कहाँ गए ये एलिमेंट? एक्चुअली ये जो 14 एलिमेंट हैं, जैसे लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट और एक्टीनियम के बाद के 14 एलिमेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यहाँ नहीं रखा गया है इसके बीच में, इनको अलग से एक सेपरेट ब्लॉक बना के रखा गया है। और वो ब्लॉक कहाँ है? हमारी पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ बना होता है। ये देखिए, ये आपको दिख गया, ये लेंथेनॉइड्स और ये एक्टेनॉइड्स, ठीक है ना। तो इनको अलग से रखा गया है। तो 14 एलिमेंट है, आप देखो 14 तो लेंथेनॉइड्स हैं आपके पास और 14 ही आपके पास एक्टेनॉइड्स हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड्स कहेंगे, और 90 से लेकर के और 103 तक क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड्स बोलेंगे। और ये एलिमेंट्स जो हैं आने तो चाहिए थे वहाँ बीच में जो मैंने जगह बताई है, लेकिन इनको नीचे रखा गया है क्योंकि वो प्रॉपर्टी में मैच नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इनको लगा दूंगा तो आप देखो पीरियोडिक टेबल का तो शेप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है।
और इसके अलावा कुछ जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर ट्रेंड में ये अरेंज किया हुआ है वो ट्रेंड भी ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए इनको थोड़ा अलग से रख दिया गया है। तो ये जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है, ध्यान रखना बेटा, इनका एक नाम और है, इन्हें इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम 11th में स्टडी करेंगे, एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। अभी आप इतना समझ लें, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और एक्चुअली सॉरी, एक यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ मैंने थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप तक के एलिमेंट को गलती से एफ ब्लॉक कह दिया था ना, इसको सही कर लेना। ये एफ ब्लॉक नहीं है, एक्चुअली इनको डी ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। ये डी ब्लॉक थे और एफ ब्लॉक ये है जो अभी मैंने बात की है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। तो हमारे पास ब्लॉक के बेस पर 4 तरह के एलिमेंट हैं, एल्कलाइन, एल्कलाई अर्थ मेटल, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर 3rd से 12th तक के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। फिर 13 से 18th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो हमने इसमें अलग अलग ग्रुप्स बता दिए कौन कौन से हैं, इनकी वैलेंसी किस तरह से होती है, ठीक है। और टोटल पीरियड्स तो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखिए हर ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस शेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में सभी में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो इनका लगभग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो रिसेंबल करता है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, देखो पीरियड में अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहता है, लेकिन पीरियड वही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स की पोजीशन, ये हम बात कर चुके हैं एक्चुअली, कॉलम के बारे में और रोज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया आपको, ये वापस रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हाँ ये चीज़ अपन देख सकते हैं, ये इसमें हमको डिस्कस करनी है आपसे। एक्चुअली अगर आपको ये फाइंड करना है बेटा कि किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है आपके पास में, और वो फार्मूला है 2n²। ये फार्मूला ध्यान रखें। यहाँ n जो है वो शेल का नंबर है। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो आप देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड इसको और हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट शेल में आपके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 2 है। देन अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं तो सेकंड शेल में n की वैल्यू आपके पास में, सॉरी n की वैल्यू 1 थी फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं। थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। तो यानी हमें अगर शेल का नंबर पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट पैरा और एक बार पढ़ लेते हैं अपन। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। किसी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की पोजीशन है हमें उस पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी को बताती है। एज यू हैव लर्नड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। हमें अगर वैलेंसी पता हो तो हम बता सकते हैं कि एलिमेंट किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, हम आराम से बता सकते हैं। Can you now say why Mendeleev's choice of formula of compound as the basis of deciding the position of element in his table was a good one, and how would this lead to element with similar chemical properties being placed in a same group? तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन, मतलब एक ही ग्रुप में क्यों रखा, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी, तो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर था, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इसलिए उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेंड,
ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब ट्रेंड की बात करेंगे कि जब आप अप साइड डाउन आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक साइज है, वैलेंसी है, किस तरह से चेंज होती है। तो सबसे पहले हम बात करें एटॉमिक साइज की। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक साइज में हम यूँ देख सकते हैं कि जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में दोनों तरफ देखेंगे हम, ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड आते हैं, डाउनवर्ड, ठीक है, लाइक दिस, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इस तरह से डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन आते जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, हमें पता है डाउनवर्ड आने पर हमारे पास जो शेल है, जैसे फर्स्ट पीरियड में एक फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल, ठीक है, फिर थर्ड शेल, तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो एक बार अपन इसको भी रीड करके देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, इसको भी समझिए आप। एक्चुअली एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस को बताता है, क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी तो डेफिनेटली एटॉमिक साइज बड़ा होगा। द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the outermost shell of an isolated atom. The atomic radius of hydrogen atom is 37 picometer. इसको समझें आप, देखिए तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक साइज की। तो मैंने कहा एटॉमिक साइज रेडियस पे डिपेंड करता है। और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, या एटॉमिक साइज फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको ये देखना है कि हमारे पास में जो एटम्स हैं, दो एडजेसेंट एटम ले लें आप, उन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का, के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर लें। ठीक है, या फिर आप यूँ देख सकते हैं जैसा इसमें बताया गया है कि अगर आपको सपोज, एक सेकेंड, सपोज आपको यहाँ पर साइज देखना है, तो साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। जैसे हमारे पास में ये एक एटम है और यहाँ सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ से इस सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को ही अपन आर रेडियस बोलेंगे। तो इससे रेडियस फाइंड करना आसान है। और हाइड्रोजन की रेडियस गिवन है 37 पिकोमीटर होती है। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम ट्रेंड देखेंगे इसमें। चलिए, तो अभी हमने कहा कि रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्योंकि शेल इंक्रीज होता जाता है तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो शेल तो वही रहना है, शेल विल रिमेन द सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो हमें पता है प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है, जिससे एटम का साइज जो होता है ना वो छोटा होता जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होगा और डाउन साइड जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, आगे चलें। अब इसके बाद बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। देखिए, मेटेलिक प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके और पॉजिटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है उसे अपन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमें पता है कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना आसान हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना आसान हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन बनाना भी आसान है, तो नेचुरल है कि उस समय उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखें, डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, साइज वही रहना है, सॉरी शेल वही रहना है, लेकिन साइज डिक्रीज होता है। अब साइज डिक्रीज होगा तो नेचुरल है इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो नेचुरल है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगी। तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, बेटा बुक आप खोल लेना, आपके पास में रखी हो तो, और उस बुक में पीरियोडिक टेबल को खोलना और उस पीरियोडिक टेबल में देखें आप पहले।
कि उस पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो शेल तो वही है, लेकिन आपके पास में जो एटम है उनका साइज डिक्रीज होता जाएगा, और साइज डिक्रीज हो जाएगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो आपके राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। बाकी ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल ज़्यादा होते जाते हैं, ऊपर की तरफ नॉन मेटल ज़्यादा है, नीचे की तरफ मेटल ज़्यादा है, ठीक है। और मेटलॉइड मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बना हुआ है उसमें जो पिंक कलर के जो एलिमेंट्स हैं बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में, वो मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड्स देखो यहाँ पर कौन कौन से इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इस वजह से इनको क्या बोल रहे हैं, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? चलें आगे। यस, चलते हैं आगे। तो ये हमने बता ही दिया था, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अप से डाउन क्या होती है, बिल्कुल आपको पता चली गया। अब आगे चला जाए। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी में भी आ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, अगर आपके पास में, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, देखो एक मैं क्या कंपाउंड ले रहा हूँ HCl, ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं 2, ठीक, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। अब इन दोनों एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हम कहेंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हमेशा, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कम होती है। एक्चुअली होता है ऐसा क्यों है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल खोल लेना बेटा बुक में, और उसमें देखना लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, शेल वही है, साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं। तो नेचुरल है कि आउटर मोस्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, फिक्स है कि एटम का साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के या बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, नीचे वाले एलिमेंट की कम होती है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, ये आपके लिए हैं, इसको आप एक तरह से वर्कशीट की तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मैं हल्का सा इनका थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, बाकी करना आपको है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमेलिटीज ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को डिटेल में कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसने मेंडली पीरियोडिक टेबल की जो एनोमेलीज जो थी, जो उसके मतलब डिफेक्ट्स जो थे उसको दूर किया, ठीक है। तो इसको मेंशन कर सकते हैं आप इसके अंदर। हमने पढ़ा था ना, एक एटॉमिक मास पर बेस्ड थी और एक एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, ठीक है। तो आपको सेल्फ करना है या प्रॉब्लम हो तो इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। ऐसे 2 एलिमेंट जो आपको लगता है कि मैग्नीशियम के सिमिलर केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर चॉइस, फिर अपनी चॉइस का बेस भी बताना, आप किस बेस पर आपने इनको चॉइस किया है, ठीक है। फिर नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 3 एलिमेंट ऐसे बताओ जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता सकते हैं आप, इजीली बता सकते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किन में होते हैं बेटा, याद करो और बताना। 3 एलिमेंट्स दैट फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ऐसे 3 एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ है, पूरा एक ग्रुप है उन एलिमेंट्स का जिनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। 4th क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। बताओ भाई,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज एलिमेंट्स? इनमें कोई सिमिलरिटी है? भाई बहुत सिमिलरिटी है, मुझे तो साफ नज़र आ रही है। आपको भी देखना है कि कहाँ आप पीरियोडिक टेबल में जाएं, इन तीनों एलिमेंट को देखें, इनकी पोजीशन देखें, आपको सिमिलरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। बी, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन? बताओ भाई, लिथियम और दूसरा है नियॉन। लिथियम जो है अनरिएक्टिव गैस है, नियॉन जो है एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी वाली गैस है। इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है? इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है भाई? बिल्कुल सिंपल है, देखो पीरियोडिक टेबल में जाएं और इनकी पोजीशन देखें बेटा, आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखना कितने हैं और कितने चाहिए इनको रिएक्शन के लिए, आपको रीज़न पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा है तो। फिफ्थ क्वेश्चन, in the modern periodic table which are the metals among the first 10 elements? modern periodic table में हमारे पास जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सिंपल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख करके आप बता सकते हैं। कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर? पीरियोडिक टेबल में देखें और बताएं कि इन 4-5 एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है लेफ़्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स हैं, उसमें भी जो डाउनवर्ड हैं वो ज़्यादा मेटेलिक शो कर रहे हैं, ऊपर वाले कम मेटेलिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट साइड में बॉटम वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटेलिक होंगे। अब आपको ढूंढना है कि इनमें कौन सा एलिमेंट वहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके पास में, और ये अब एक्सरसाइज है बेटा, ये आपको सेल्फ करनी है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। इसके बाद भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी कोई अगर डाउट होगी तो उसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी के बेस पर चैप्टर को कवर किया है। इसके अलावा भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करके बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं कि बोर्ड पैटर्न पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये लेक्चर, आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।